हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेरिया। मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है अगस्त दूसरे सप्ताह से संबंधित करेंट अफेयर्स का वीडियो। आज हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को देखेंगे, जो कि मुख्य रूप से 8 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के बीच के घटनाक्रम के रूप में होंगे। इसके पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो अपकमिंग प्रोग्राम हैं उसके संबंध में भी आपको जानकारी हमारे टेस्ट सीरीज से और पुराने पीडीएफ भी हमारे एडुटेरिया टेस्ट सीरीज टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए इसके पहले प्रश्न उत्तर के साथ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगस्त 2021 में किन दो देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 के नाम से आयोजित किया गया? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है कि जायद तलवार के नाम से जो अभी हाल ही में एक नौसैनिक अभ्यास किया गया, ये किन किन देशों के बीच किया गया है? ऑप्शन है भारत एवं कतर के बीच, भारत और ओमान के बीच, भारत और वियतनाम के बीच, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। तो इन ऑप्शन में कौन सा सही है? आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। इसका सही उत्तर जो है वो भारत यूएई है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के नौसेनाओं ने आबू धाबी में नौसैनिक युद्ध अभ्यास जायद तलवार 2021 के नाम से जो है वो आयोजित किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपकमिंग एग्जाम में सैन्य अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल का 7वां संस्करण का आयोजन 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो सेना खेल यानी इंटरनेशनल आर्मी गेम्स के नाम से जाना जाता है, काफ़ी चर्चित है ये कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन है भारत में, जापान में, रूस में, अमेरिका में। इसका जो सही उत्तर है ये है रूस, क्योंकि इसका आयोजन हर बार जो है रूस में ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का 7वां संस्करण रूस में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 42 देश भाग लेंगे और 280 टुकड़ियां इसमें भाग लेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों को युद्ध ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक प्रकार का सैन्य से सैन्य सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको इसे ध्यान रखिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा है, इस ओलंपिक पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां रहा, यानी 48 स्थान मिला। तो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक गेम्स समाप्त हुए, और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के एक वीडियो आपको दिया गया था, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो आइए इन कथनों पर विचार करते हैं। केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन असत्य है। इसका जो सही उत्तर है वो दोनों सही है, क्योंकि अगर आप मेडल टैली देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक जो कि 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच आयोजित हुआ था, उसमें पहला स्थान जो है अमेरिका को मिला, जिसने 39 गोल्ड और 41 सिल्वर तथा 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 113 मेडल जीते। जबकि भारत की अगर बात करें तो भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता, जो कि जेवलिन थ्रो के क्षेत्र में जीता गया था। इसके अलावा 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 7 मेडल जो है वो भारत ने जीत करके 48वां रैंक प्राप्त किया। क्रम संख्या याद कर लीजिएगा, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एक पहले स्थान पे, चाइना दूसरा, जापान तीसरा और ब्रिटेन को चौथा स्थान मिला है। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है 120वां स्थान, 125वां, 122वां, 128वां स्थान। तो ये जो वैश्विक युवा विकास सूचकांक जारी किया गया है, इसमें भारत को 122वां स्थान मिला है। आइए इसके विषय में जानते हैं। तो लंदन के राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जो है ये जारी किया गया है। सूचकांक में सिंगापुर को जो है प्रथम स्थान दिया गया है। तो कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, ग्लोबल यूथ पॉपुलेशन बाय रीजन प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वहीं 181 देशों में भारत का स्थान जो है वो 122वां है। तो ये राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया गया है। पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो रिसेंटली जो 15 अगस्त हमारा आयोजित हुआ था, उस अवसर पर एक विशेष बात आई कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन है 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त। आपको पता है कि भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 14 अगस्त को हुआ था, और उसके बाद 15 अगस्त को जो है हमारे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
तो अपने देशवासियों के लिए संघर्ष और कुर्बानियों की याद में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो 14 अगस्त को ही हुआ था। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ब्रिटिश कंपनी एक हाउस फ्रेश द्वारा हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें सबसे प्रदूषित शहरों की सूची दी गई। ऑप्शन है कानपुर, गाजियाबाद, गुड़गांव, होटन। तो सबसे पहला स्थान जो मिला है ये चीन के शहर होटन को मिला है। तो ये याद रख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में बांग्लादेश दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। चीन का शहर होटन को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद सूची में दूसरे स्थान पर रहा। तो यानी भारत का अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्रदूषित शहर किसे चुना गया तो गाजियाबाद, और विश्व में अगर पहला पूछा जाएगा तो होटन, और देश में पूछा जाएगा तो बांग्लादेश। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इब्सा जो है वो जानते हैं इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये एक संगठन है 3 देशों का। तो इसके पर्यटन मंत्रियों की बैठक इसके अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही उत्तर है ये है भारत, और जैसे ही भारत अध्यक्षता करता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इब्सा यानी इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने की। तो जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में जो है ये पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 11 अगस्त। इसका जो सही उत्तर है वो है 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन नेशनल जो यंग डे है यानी यूथ डे जिसे कहते हैं, वो मनाया जाता है। तो वो भारत में मनाया जाता है जनवरी में, जबकि विश्व स्तर पर अगस्त में। तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 का थीम ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ जो है ये थीम के साथ मनाया गया। तो आपको ये थीम भी याद रखना है क्योंकि थीम से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 9वां प्रश्न है, 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया? अब ये लॉन्च तो हुआ नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये EOS-03 जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन है इसरो, JAXA, नासा और CNES। तो किसके द्वारा ये लॉन्च की गई? तो लॉन्च करने का जो प्रयास है वो इसरो के द्वारा किया गया। वास्तव में ये जो उपग्रह था वो पृथ्वी के अवलोकन यानी पृथ्वी के चारों तरफ से नज़र बनाए रख सकता था और काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये उपग्रह। लेकिन इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को GSLV F10 से लॉन्च किया जाना था, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन में आई तकनीकी खराबी की वजह से ऐन मौके पर इस मिशन को रोक दिया गया। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसे याद रख सकते हैं कि लॉन्च होते होते रह गया, बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब आगे इसको जो है फिर नेक्स्ट डेट में लॉन्च करने का प्लान बनाया जाएगा। 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत तथा किस देश के बीच पहली बार अल मोहिद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है। ऑप्शन है भारत और कतर के बीच, भारत और सऊदी अरब के बीच, भारत ओमान, भारत UAE। तो सभी के साथ तो पहले से होते आया है, अगर नहीं हुआ था तो भारत और सऊदी अरब के बीच। तो भारत और सऊदी अरब की नौसेनाओं के बीच पहली बार अल मोहिद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये नेवी से जुड़ा हुआ जो ये अभ्यास है भारत और सऊदी अरब का। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में पुनः किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रेखा शर्मा, श्रुति सिंह, अनिंदा दत्त, रेखा श्रीवास्तव। इसका जो सही उत्तर है वो है रेखा शर्मा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा को जो है पुनः नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए जो है
बढ़ा दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम में महिला आयोग से जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं। 12वां प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में पीएम दक्ष ऐप एवं पोर्टल जारी किया गया है? तो प्रधानमंत्री दक्ष ऐप और पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। इसका जो सही उत्तर है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पीएम दक्ष नामक पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये आप देख रहे हैं पीएम दक्ष योजना, यहाँ ऊपर में डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो इस तरह से जो है ये आप अगर पोर्टल वगैरह देखते हैं तो ये ज़रूर देखा करें कि किस विभाग या किस मंत्रालय के द्वारा ये सारे कार्यविधि लागू किए गए हैं, तो इससे आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सकती है। चलिए आगे आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। भारतीय वायुसेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावर का निर्माण किया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका जो सही उत्तर है वो है लद्दाख में। तो सबसे पहले तो याद रखें कि ये क्या है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है जो कि भारतीय वायुसेना द्वारा लद्दाख में लगाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा है। तो जैसे ही दुनिया का सबसे ऊंचा हो जाता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। यह टावर लद्दाख में विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करने का काम करेगा। 14वां प्रश्न है, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से, छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन से, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण से, एवं चौथा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने से संबंधित है। तो ये जो 127वां संविधान संशोधन अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित था, वो इसका रीज़न ये है ऑप्शन नंबर डी, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर का न्यूज है, एम्पावरिंग द स्टेट्स, द 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बेनिफिट्स 671 कास्ट इन द कंट्री एंड रीस्टोर्स द स्टेट्स राइट टू मेक देयर ओन लिस्ट ऑफ ओबीसी। यानी 11 अगस्त 2021 को संसद में 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा, वो किन्हें ओबीसी में रखना चाहते हैं और किन्हें नहीं। आते हैं 15वें प्रश्न में, हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वच्छता की दृष्टि से ये, और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो वाटर प्लस शहर जो सबसे पहला चुना गया, ऑप्शन है सूरत, इंदौर, चेन्नई, बेंगलुरु। आपको पता है कि इसका सही उत्तर जो है वो इंदौर है। स्वच्छता के मामले में हमेशा इंदौर ऊपर आता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो वाटर प्लस का पहला शहर घोषित किसे किया गया? इंदौर को किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चेन्नई में तो वैसे भी पानी की किल्लत चल रही है, आप पढ़ते होंगे। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया, जिसके तहत कॉमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्ष के बाद जो है स्क्रैप कर दिया जाएगा। यानी वैसी गाड़ियाँ जो पुरानी हो जाती हैं और प्रदूषण फैलाती हैं, वैसी गाड़ियों को चलन से बाहर करने की योजना है। इसके लिए समय सीमा क्या रखी गई है, आइए इसको जानते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो 15 वर्ष और 20 वर्ष है। क्या है ये, आइए इसको समझते हैं। 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया, जिसके तहत 15 साल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ी एवं 20 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य पुरानी गाड़ियों को हटाकर वायु प्रदूषण को कम करना है। यानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियाँ जो समय सीमा के बाहर चली जाएंगी, तो उन समय सीमा के बाद चलाने वाली गाड़ियों को पूरी तरह से जो है बैन कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो योजना लागू हुई है, इसके लिए जो समयावधि निर्धारित की गई है स्क्रैप करने की, वो जरूर याद रखिएगा। कॉमर्शियल के लिए 15 वर्ष और प्राइवेट गाड़ियों के लिए 20 वर्ष रखी गई है। 17वां प्रश्न है, भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी?
तो पहली बार जो है एक हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करने की बात की गई है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा या लद्दाख में होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 सितंबर माह में जो है ये किया जाएगा और इसकी मेज़बानी जो है वो लद्दाख द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 24 से 28 सितंबर 2021 लेह लद्दाख। तो यहाँ से आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। 18वां प्रश्न है, हाल ही में भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो आपको पता है कि भारत में बढ़कर के रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है, जिसमें 4 नए जोड़े गए हैं। उसमें से सुल्तानपुर जो है वो कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से। तो इसका जो संबंध है ये है हरियाणा राज्य से, क्योंकि सुल्तानपुर जो है और भिंडावास जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो 14 अगस्त 2021 को भारत के 4 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया। इनमें से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान तथा भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो हरियाणा राज्य के 2 स्थल है। वहीं वंधावन वेटलैंड और थोल झील का जो अभ्यारण्य शामिल किया गया है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित नहीं है? इन एन आइडियल वर्ल्ड, ये कुणाल बसु की है। एक्सेलरेटिंग इंडिया, 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, KJ अल्फोंस। हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति। और बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, अनुराधा राय। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बहुत सारे पुस्तक प्रति महीने लॉन्च होते रहते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है अनुराधा राय, क्योंकि ये जो बालाकोट से संबंधित एक पुस्तक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा, ये वास्तव में जो है ये क्या है, मनन भट्ट की पुस्तक है। और जो अर्थ स्पिनर है ये है अनुराधा राय की पुस्तक। तो ये अनुराधा राय की पुस्तक है, ये पुलवामा वाला जो है ये मनन भट्ट की पुस्तक है। तो इन पुस्तकों के नाम अपने एक डायरी में नोट करते रहिएगा, या हमारे हाफ ईयरली और ईयरली बुक्स में आते रहते हैं, तो इनको पढ़ के आपको एग्ज़ाम में जाना इम्पोर्टेंट होता है। 20वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो किस महिला को संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से महिला वक्ता के रूप में भेजा गया है? ऑप्शन है जोया अग्रवाल को, धृति बनर्जी को, हेमा श्रीवास्तव को, अनिंदा दत्त को। तो किसको भेजा गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है जोया अग्रवाल को। एयर इंडिया की महिला पायलट है ये, और ये जोया अग्रवाल जो है जेनरेशन इक्वलिटी को लेकर के जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत की ओर से महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो ये महिला हैं और इन्हें महिलाओं के इक्वलिटी को लेकर के ही बोलने के ऊपर जो है मुख्य रूप से जो है संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में भेजा जा रहा है। 21वें प्रश्न में आते हैं, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था? तो अभी हाल ही में हमारा जो देश इस वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस मनाया वो कई मायनों में स्पेशल था, क्योंकि ये 75वां स्वतंत्रता दिवस था। तो इसका थीम क्या रखा गया था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम था, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो भारत प्रथम सदैव प्रथम, या फिर देश प्रथम सदैव प्रथम, ये थीम के साथ जो है हमारा इस बार का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट, ये मोदी। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। 22वें प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में किस देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो कोविड के बाद जो है एक मारबर्ग वायरस जो है चर्चा में आया है। ये किस देश से इसकी चर्चा शुरू हुई है? ऑप्शन है गिनी, कांगो, चीन, नाइजीरिया। इस बार ये चीन से नहीं बल्कि अफ्रीकन देश गिनी से चर्चा में आया है। तो हाल ही में अफ्रीकी देश गिनी में मारबर्ग वायरस का पहला मामला सामने आया। यह वायरस चमगादड़ों से लोगों में फैलता है, तो कहीं ये कोविड की तरह ही डेंजरस ना हो जाए इस पर, इसलिए डॉक्टरों की टीम की नज़र इस पे बनी हुई है। 23वां प्रश्न है, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बन गया है? तो कौन से नेशनल पार्क में सैटेलाइट फ़ोन्स की सुविधा जो है वो विस्तृत रूप से लागू की गई है? ऑप्शन है मानस, काजीरंगा, भितरकनिका, कूनो।
तो ये जो सुविधा दी गई है, ये सुविधा दी गई है काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। इस सैटेलाइट फ़ोन की मदद से पार्क में अवैध शिकार पर नियंत्रण किया जा सकेगा। तो आपको पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो गेंडा यानी एक सींग वाले गेंडा के लिए काफ़ी प्रचलित है और इसी सींग के चॉपिंग की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा आती है और एक गैर कानूनी रूप से जो है शिकार किया जाता है। तो उससे सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही सैटेलाइट फ़ोन से लैस किया गया है इस पार्क को। 24वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? तो स्वदेश निर्मित जो विमान वाहक पोत है, ऑप्शन है विक्रम, रक्षक, विक्रांत, अर्जुन। इसका जो सही उत्तर है वो है INS विक्रांत। तो हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है, जो कि INS विक्रांत का परीक्षण कोच्चि तट केरल में किया गया। इसका निर्माण जो है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ही किया गया था और ये भारत द्वारा स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये INS विक्रांत जो है वो स्वदेश एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में काफ़ी प्रचलित भी है। 2013 के आसपास में इसे जो है निर्मित किया गया था और इसे पुनः जो है परीक्षण किया गया है। तो INS विक्रांत नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट 25वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कम आय वाले उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए ऑनलाइन मंच डिजिटल प्रयास की शुरुआत की गई? ऑप्शन है SBI को, HDFC को, नाबार्ड को, सिडबी को। तो ऑनलाइन मंच डिजिटल प्रयास की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है सिडबी के द्वारा। सिडबी क्या है? तो ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये काम आएगा आपको। तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ यानी छोटे जो उद्यमी होते हैं उनके विकास के लिए ये बैंक बना हुआ है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं डिजिटल प्रयास नाम, वास्तव में ये क्या है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के द्वारा कम आय वाले लोगों को ऋण की सुविधा जो है इस ऐप पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। ये डिजिटल प्रयास नाम से जो शुरुआत की गई है, ये एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो सूक्ष्म और लघु उद्योग वाले जो छोटे उद्यमी होंगे उनको बढ़ावा दिया जा सकेगा तथा उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा ताकि वो अपने बिजनेस को बेहतर बना सके। तो होपफुली आज का हमारा ये पूरा का पूरा एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों को शेयर करें, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करें। हमारे वीडियोज़ इसी प्रकार से आते रहेंगे। इसके अलावा कुछ नए प्लान पर हम लोग काम कर रहे हैं, जल्द ही इसकी सूचना आपको दी जाएगी। धन्यवाद।